देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर को अंग्रेजों ने कैसे मतलब लेके बैठे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे ख़त्म किया। हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को ख़त्म करने में भी बहुत बड़ा योगदान इन्हीं का था। इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया, हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म कर दिया, मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन करवा दिया, हमारी इंडस्ट्रीज ऐसे ख़त्म की, एक्सपोर्ट को रोक दिया हमारे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी चला के। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या होती है, हमारे देश से रॉ मटेरियल जाएगा इनके देश में तो फ्री टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा, और मतलब इनके देश से फिनिश गुड्स आएगा तो भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। हमारे देश से फिनिश गुड्स बन के जाएगा ना तो उस पर टैक्स लगेगा, कहने का ये मतलब है इनका। मतलब अपने फायदे में जो कदम उठाए अगलों ने, और हमारे नुकसान में जो कदम उठ सकते थे वो उठाए गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब क्या है, ऐसे बर्बाद किया गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर का पॉइंट ये है पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखो सिस्टमेटिक देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द टर्म्स दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देखो द मोटिव बिहाइंड द सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू फोल्ड। दो फोल्ड में ख़त्म किया। दो फोल्ड में क्या, जैसे मैंने रॉ मटेरियल का पॉइंट बताया वैसे वो एक तो देखो टू एक्सप्लॉइट देखो इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक कॉटन जूट अपने देश में लेके गए, फिर वहाँ से फिनिश गुड्स बन के हमारे देश में आया, है ना। इट वॉज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द इमर्जिंग नीड ऑफ इंडस्ट्रियल इनपुट्स इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर में इंडस्ट्रीज के अंदर में रिवॉल्यूशन लाने के लिए हमारे प्राइमरी गुड्स का मतलब प्राइमरी गुड्स की ज़रूरत थी। अब प्राइमरी गुड्स उनके पास थे नहीं इतने, हमारे देश को अब बना लिया प्राइमरी गुड्स का मतलब रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ों का अब वहाँ से फिनिश गुड्स बन के आ रहे हैं और यहाँ पे बिक रहे हैं। हमारे हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो गए, हमारे ही रॉ मटेरियल को यूज़ करके हमारे ही हैंडीक्राफ्ट ख़त्म कर दिए, हमारा ही रॉ मटेरियल यूज़ किया और हमारे ही फिनिश गुड्स हमारे को चिपका दिए। अब देखो टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज ए पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटेन। भाई सीधी सी बात है, ब्रिटिश प्रोडक्ट जो है इंडिया के अंदर में धीरे धीरे करके जगह बना गए, है ना। अब देखो इसके बाद में देखो क्या है, टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज ए पोटेंशियल मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटेन। ब्रिटेन को क्या लगता था कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ब्रिटेन के प्रोडक्ट जो है बहुत जगह बनाएंगे, अपनी बहुत जगह बनाएंगे और बिकेंगे। देखो सिस्टमेटिकली सारा काम किया है इन्होंने। डिकेड ऑफ हैंडीक्राफ्ट हमारे देश में है ना, हैंडीक्राफ्ट बहुत चलता था। देखो द पुअर स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इज हाईलाइटेड बाय द फ्लोइंग पॉइंट्स। देखो डिकेड ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, हाथ से बनी हुई चीज़ें। हाथ से बनी हुई चीज़ें मतलब क्या है, जैसे कढ़ाई होगी, बढ़िया कढ़ाई, बुनाई, स्टोन का काम हो गया, है ना, इस तरह से बारीक काम, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना हमारे देश में बहुत प्रचलन में थी, राजा महाराजा भी पसंद करते थे इन चीज़ों को, वर्ल्ड वाइड रीच थी हमारी इन चीज़ों में। लेकिन पता क्या है, अंग्रेजों ने मशीन मेड के साथ में कंपटीशन करवा के हमारा ये ख़त्म कर दिया सिस्टम सारा का सारा, ठीक है। डिकेड ऑफ हैंडीक्राफ्ट था, उसको ख़त्म किया गया। देखो बिफोर सफरिंग द डिकेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, देखो हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया enjoy a worldwide reputation for excellence and quality. The main reason for the decade of the handicraft was the discrimination tariff policy of the state. डिस्क्रिमिनेट किया गया, टैरिफ पॉलिसी का मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी चलाई गई। जैसे मैंने अभी बताया, हमारे देश से रॉ मटेरियल जा रहा है, कोई टैक्स नहीं है उस पर। उनके देश से फिनिश गुड्स आ रहा है, कोई टैक्स नहीं है उस चीज़ पे भी। हमारे देश से अगर फिनिश गुड्स जा रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम है इनको उसमें प्रॉब्लम किस चीज़ की है, उसमें इनको प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश से फिनिश गुड्स जाएगा बाहर तो हमारे पास इनकम ज़्यादा आएगी, हम मशीनें वगैरह लगाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे। हमको बैकवर्ड ही रहने देना चाहते थे ये। बैकवर्ड बंदे को गुलाम बनाना इतना मुश्किल नहीं है, समझ आई। तो ये बात है। अब मान लो मशीन्स वगैरह आ गई हमारे पास, सारी चीज़ आ गई, नहीं आने दी हमारे पास, कुछ नहीं आने दिया ताकि हम कुछ कर ही ना पाए। मतलब हैंडीक्राफ्ट हमारे ऐसे कर दिए ख़त्म, ठीक है। मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन भी करा दिया और हमारे बाहर बिकने भी नहीं दिए। इतने टैरिफ लगा दिए कि ना हम बेच सकते ना सामने वाला खरीद सकता। आगे चलो, देखो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो भी कंसीडर्ड है क्या, कंसीडर्ड विद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई ब्रिटेन के अंदर में, कारण क्या है, हमारा ही तो कारण है, हमारी वजह से आई, हमारा ही रॉ मटेरियल जाता था वहाँ पे।
और उन्हीं के फिनिश गुड्स क्या है हमारे देश में बिकते थे, और नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे बेचते थे ये। हमारा मार्केट एरिया बड़ा था तो हमारे को अब बना लिया इन्होंने मार्केट का, ठीक है। तो ये बात है। अभी देखो बताया मैंने जैसे कि टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सब करके इन्होंने हमारे देश पे कब्जा किया, किस पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, हैंडीक्राफ्ट पे। अभी देखो ब्लिंक नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मॉडर्न इंडस्ट्रीज की ग्रोथ क्यों नहीं थी, देखो अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री सेज ओनली ए ब्लिंक ग्रोथ। It was only a second half of the 19th century that the modern industry shows it emerge. 5 observation need to be noted in this regard. ये ब्लिंक ग्रोथ होने का ये कारण था, ये 5 कारण थे। देखो इनिशियली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप। देखो कॉटन टेक्सटाइल मिल, कॉटन मतलब कपास, ठीक है। अच्छा, वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया के अंदर में लोकेटेड थी, मेनली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, एंड वर मेनली कंट्रोल्ड बाय इंडिया, जो कंट्रोल करते थे इंडिया वाले। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर कंसंट्रेटेड इन बंगाल एंड वेयर प्राइमरली कंट्रोल बाय द फॉरनर। भाई प्राइमरली जो है ना कंट्रोल फॉरनर करते थे इसको, मतलब यहाँ से क्या है, माल बना, अपना कच्चा माल पहुँचवा दो अपने हमारे देश के अंदर में। जूट टेक्सटाइल पे कब्जा कर लिया सारी की सारे, जूट हो गया, कॉटन हो गया, फिर वहीं से कपड़े बन के, क्लॉथ बन के हमारे देश में आ रहा है, बिक रहा है। एंड प्रोडक्ट तो हम नहीं बना रहे, अंग्रेज बना के बेच रहे हैं, बताओ। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज केम अप एंड टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को सुना होगा, टाटा आयरन स्टील कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907 आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद में देखो टिस्को कंपनी आई थी, टाटा आयरन स्टील कंपनी उस टाइम की कंपनी है ये। रतन टाटा की जो कंपनी है ना, उस टाइम की कंपनी है, ठीक है। रतन टाटा को तो मिली थी ये, ठीक है ना। तो बहुत पुरानी कंपनी है ये, आज की कंपनी नहीं है, ठीक है, आज़ादी से भी पहले की। अभी देखो सीमेंट, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग अप। धीरे धीरे करके सीमेंट, पेपर और शुगर की इंडस्ट्रीज भी खुली। देखो दिस वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री खुलने ही नहीं थी, क्योंकि पता था इनको कि भाई इंडस्ट्रीज खुलेगी तो क्या होएगा, यहाँ पे मशीनें आएगी, सारी चीज़ आएगी, और हमारे देश में क्या होएगा, फाइनल गुड्स बनने लग जाएंगे, तो इनके देश से कौन खरीदेगा। तो हमारे देश के अंदर में ना तो मशीनों की फैक्ट्रियाँ खुलने दी जल्दी से, ठीक है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी ही नहीं हमारे देश में। अब देखो इसके बाद में क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द ग्रोस वैल्यू एडिड, GVA, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमी रिमेन्स एक्सट्रीमली लो। मतलब कहने का क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस वैल्यू एडिड बहुत लो था। होएगा कहाँ से, GDP होएगा कहाँ से, था ही नहीं हमारे देश में, एंड प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा था क्योंकि मशीनें ही नहीं थी। अब वहाँ पे लाखों की तादाद में प्रोडक्ट बन रहे हैं, मशीन थी वहाँ पे, सारी चीज़ थी, वो गुलाम थोड़ी से, गुलाम तो हम थे ना, बात ही है। अब हमारे पास मशीनें नहीं, प्रॉपर सारी चीज़ें नहीं, रॉ मटेरियल हमारा उस देश में जा रहा है, GDP कहाँ से आएगा, बात ये है। और थोड़ा बहुत जो GDP था ना वो रॉ मटेरियल की वजह से था, हमारा रॉ मटेरियल उनके देश में जा रहा था। देखो द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड। स्टेट का पार्टिसिपेशन बहुत कम था। इट वाज कन्फाइंड ओनली द स्ट्रेटेजिक एरियाज लाइक रेलवे। वो पता क्या है, गवर्नमेंट अंग्रेज चला रहे थे, अंग्रेज उस चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे थे जिसमें उनका फ़ायदा था। बोले रेलवे सेक्टर डेवलप किया इन्होंने, है ना, रोड डेवलप की ताकि इनका माल आ जा सके, है ना, इन्होंने वो सारी चीज़ें डेवलप कर दी जिनमें इनका फ़ायदा था, ठीक है। बाकी चीज़ों को इन्होंने देखा तक नहीं, ठीक है, जिसमें इंडिया का थोड़ा बहुत बनता था कुछ, तो ये बात है, समझ आए ये। और कम्युनिकेशन भी डेवलप किया ताकि इनको माल लाने ले जाने में आसान हो जाए, कम्युनिकेशन लेवल, ट्रांसपोर्टेशन लेवल डेवलप की इन्होंने धीरे धीरे करके। देखो ब्रीफली इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रिवेल्ड 4 कोर करेक्टरिस्टिक। आगे ना ये करेक्टरिस्टिक वही समरी दी हुई है पिछली, हैंडीक्राफ्ट, मॉडर्न इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स, है ना। और वाइल द ट्रेडिशन, देखो ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट वर डिकेड, मॉडर्न इंडस्ट्रीज रिमेन इन द इन्फ्रंट स्टेज। दिस अगेन पॉइंटेड टू द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद लिटल और नो एविडेंस ऑफ द डायनेमिक चेंजेस। ये चारों के चारों है ना, पीछे के पॉइंट आ चुके सारे के सारे, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा मैं। अब फॉरेन ट्रेड को कैसे ख़त्म किया,
फॉरेन ट्रेड कैसे खत्म हुआ हमारे देश का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे खत्म किया, हमारे देश के अंदर में क्या टैक्सेस बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिए, मतलब एंड गुड्स पे इतने टैक्स लगा दिए सामने वाला बेच ही ना पाए और ना सामने वाला खरीद पाए, ऐसा कुछ कर दिया हमारे साथ। फॉरेन ट्रेड ऐसे खत्म किया, बोला रॉ मटेरियल भेज दो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो नेट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, मजबूर कर दिया हमारे देश वालों को एक्सपोर्ट करने पे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स उनके देश से मंगवाने पे। मोर देन 50% व्यापार हमारा ब्रिटेन के साथ हो रहा था, 50% से भी ज़्यादा व्यापार, ठीक है, और देशों से करने ही नहीं दे रहे थे ये। अब देखो एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल लाइक सिल्क, कॉटन, वुलन, देखो जूट, इंडिगो, शुगर, है ना, इंडिगो तो मेन फसल थी जो ये लेना चाहते थे क्योंकि उससे हमारी ज़मीनें ख़त्म होनी थी, बात ये है, और उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत थी, है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनके देश में जाती थी, रॉ मटेरियल जहाज वगैरह पे जाती थी सारी की सारी लोड होके, 100 जहाज इकट्ठे निकलते थे हमारे देश से, सारा का सारा रॉ मटेरियल ख़त्म, ठीक है। अभी देखो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, देखो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री केम इन अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था सारा सौदा, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू ऑब्जर्वेशन आर क्रिटिकल, देखो मोर देन 50%, देखो मैंने जैसे बताया मोर देन 50% ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन के साथ हो रहा था हमारा 50% से भी ज़्यादा व्यापार। द रेस्ट ऑफ द देखो ट्रेड वाज डायरेक्टेड टूवर्ड्स चाइना, थोड़ा बहुत चाइना, श्रीलंका, है ना, ईरान वगैरह, और ये इनके साथ हो रहा था, बाकी तो लगभग हमारा मोर देन 50% तो अपना ब्रिटेन के साथ ही हो रहा था। द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड, देखो इंटेंसिव है गए आफ्टर द ओपनिंग ऑफ ह्यूज कैनाल इन द 1869, ये कैनाल खुला था क्या, कुछ कैनाल करके बात करेंगे इसकी, देखता हूँ फाइंडिंग करूँगा इसकी। अब देखो वाइल एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल हमारे देश से जा रहा था, वही बातें दोबारा दोहराई जा रही है इसके अंदर में, पहले समरी फॉर्मेट में दे दी, अब डिटेल में बोल रहे हैं। अब देखो इसके बाद में क्या है, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब सरप्लस ट्रेड तो हो रहा था लेकिन उस चीज़ में, उस फील्ड में सरप्लस ट्रेड हो रहा था जिसमें अंग्रेजों का बेनिफिट था। अंग्रेजों का बेनिफिट किस चीज़ में था, हमारा सरप्लस ट्रेड हो रहा था सिर्फ प्राइमरी गुड्स में। सरप्लस ट्रेड होने का कारण था क्योंकि उनको बेनिफिट था उस चीज़ का, हमारा ट्रेड हो रहा था, हम प्लस में जा रहे थे, किस में जा रहे थे, हम प्राइमरी प्रोडक्ट में प्लस में जा रहे थे, बात ये है। दिस सरप्लस वाज ओवनिंग लार्जली टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स, नॉट द इंडस्ट्रियल गुड्स, विच इज़ ए साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। और हमारे देश से क्या है, रॉ मटेरियल ही निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है, तो हमारे देश में बचेगा क्या, बात ही है, ठीक है। अब देखो डिसिपेट द सरप्लस ट्रेड सप्लाई ऑफ सेवरल इसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन, क्लोथ्स रिमेन्स, देखो ये सारी चीज़ का सरप्लस ट्रेड था भाई, सारी चीज़ जा रही थी, कच्चा माल जा रहा था मार्केट से, और ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं हो रहा था, अंग्रेजों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे थे ना वो निकालने के लिए यूज़ हो रहा था, वो पैसा भी जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन रहा था ना हमारा रॉ मटेरियल बेच के, वो जो पैसे आ रहे थे वो भी उनके खर्चे निकलने के लिए हो रहा था यूज़, ठीक है। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, देखो एक्सपेंसेस ऑफ वार टाइम, जो भी वार टाइम के एक्सपेंसेस है वो बियर किए जा रहे थे, ठीक है, इन पैसों से, उन पैसों का भी यूज़ इस चीज़ों में यूज हो रहा था। तो ये जो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ख़त्म ऐसे हुआ था। अब आगे चलो, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है पता है, लोगों के बारे में, मतलब कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कितने पढ़े लिखे लोग थे, है ना, कितने अनपढ़ गंवार लोग थे, कितने गांवों में रहते थे, कितने शहरों में रहते थे, है ना, बर्थ रेट क्या थी, डेथ रेट क्या थी, ये सारी चीज़ किस में आएगी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आती है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी बिफोर द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले क्या प्रोफाइल थी, सबसे पहले बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखो इतनी हॉस्पिटल फैसिलिटी तो थी नहीं, बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। देखो बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली, 48 और 40 पर 1000 था। देखो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट सजेस्ट ए स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री, मैसिव पॉवर्टी के कारण है, इलाज नहीं करवा पा रहे लोग,
बात ये हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी नहीं अवेलेबल थी। अब देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, 0 से 1 साल तक के बच्चों की मरने की संख्या, बात ये है। अब देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, देखो डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, देखो वाज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा थी। इट वॉज अबाउट 218 पर 1000 थी, मेडिकल फैसिलिटी ना होने के कारण अच्छी। आजकल तो नर्सरी खुली हुई है और सारी चीज़ें खुली है, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है ना। तो पहले नहीं थी ना इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल। देखो वाइल एट ए परसेंट इट इज़ 33 पर 1000, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ ए साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का है ना ये नतीजा, पहले नहीं थी इतनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। इसके बाद में देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये देखो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, ये भी पढ़ लेना, क्या पता ये भी पेपर में पूछ बैठेगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बताओ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, पॉपुलेशन कितनी कितनी कब कब बढ़ी, पहले कितनी थी, 1921 में कितनी थी, फिर कितनी थी, उसके बाद कितनी हुई, उसके बाद कितनी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं इसको। इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज ए रिगार्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ग्रेट डिवाइड का ईयर था ये। देखो टिल 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नहीं थी। देखो साइज ऑफ पॉपुलेशन कीप्ट देखो फ्लक्चुएटिंग, इंक्रीजिंग इन द वन सेंसस एंड डिक्रीजिंग इन द अनदर सेंसस, मतलब कभी कम हो रही थी कभी ज़्यादा हो रही थी पॉपुलेशन, कभी कम कभी ज़्यादा, 1921 तक, ठीक है, ग्रेट डिवाइड के बाद में। देखो इट वाज डिस्क्राइब एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो द सेंसस 1901 शोज ए डिक्लाइन ऑफ 0.04 करोड़, इतना माइनस देखा गया। इसके बाद में इन द टोटल पॉपुलेशन 23.87 करोड़ इन 1891 था टू 23.84 करोड़, यानी कि 0.04 कम हो गया ना इसमें से। देखो एक फिगर याद रख लेना, आगे तक वही चलेगी, बस चेंजेस याद रखने तुमको, बात ही है। देखो 1901 में क्या किया, 0.04 करोड़ कम हुई पॉपुलेशन, ठीक है, 23.87 करोड़ थी, 0.04 करोड़ कम होगी। सेंसस 1911, देखो 10 साल में एक बार पॉपुलेशन कैलकुलेशन होता है, आज भी होता आ रहा है, 2011 में हुआ था, उसके बाद में 2021 में हुआ था, ठीक है, तो ये बात है। देखो द सेंसस 1911 शोज ए राइज 1.38 करोड़ का राइज हुआ, मिला देखने को। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें जोड़ लोगे तो 25.21 करोड़ होगी 1911 के सेंसस के अनुसार। इसके बाद में 1921 में सेंसस जो हुआ था 0.07 करोड़ डिक्लाइन दिखा, कम हुई, 25.21 करोड़ होगी, से कितनी होगी, ये 25.14 करोड़ होगी। इसके बाद में अगले सेंसस में देखो देखो अगले सेंसस में यहाँ से शुरू हुआ अगला सेंसस, 2.76 करोड़ का इजाफा देखा गया, ठीक है, 1931 के सेंसस में। 1941 के सेंसस में 3.96 करोड़ का इजाफा देखा गया। इसके बाद में 1951 रिकॉर्ड दे राइज 4.24 करोड़। उसके बाद तो कमी नहीं हुई, कभी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, आज हम पहले नंबर पे पहुंच गए, ठीक है। चाइना को भी पीछे छोड़ गया आज हम पॉपुलेशन के मामले में। एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं, पढ़े लिखे लोग है ही नहीं, इकोनॉमी के अंदर में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। कहाँ से आएंगे रिसोर्सेज, किस किस को मिलेंगे रिसोर्सेज, किस किस को मिलेंगे। ज़मीनें बढ़ती जा रही है, ज़मीनों के टुकड़े होते जा रहे हैं, एक ज़मीन है ये ज़मीन के टुकड़े हो गए, होते जा रहे जैसे जैसे इसके हकदारी बढ़ते जा रहे हैं, सही है। पहले 2 भाई थे, फिर उन 2 भाई के बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे, ज़मीन तो वही है, बढ़ती जा रही है, टुकड़े होते जा रहे हैं। ऐसा हुआ हमारे देश में कुछ। अभी देखो ए कॉन्स्टेंटली राइज पॉपुलेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लीड टू एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। देखो मेंटेनेंस तो चाहिए ना, बात ये है, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर विच ए कंट्री हैज़ टू इनकर्ड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। मेंटेनेंस के लिए खर्चे चाहिए, आएंगे कहाँ से। अब तुम्हारे घर में 10 बंदे फालतू आ गए तो कितना वो हो जाता है, 10 बंदे कहाँ से आगे, कैसे मेंटेन करें इनको, है ना। अब देश के अंदर में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, देखो कैसे मेंटेन होएगी, बात ये है। जब भी जुगिया बस्तियाँ खुली हुई है ये सारी की सारी। देखो व्हेन मेंटेन इन्वेस्टमेंट हाई, देखो मेंटेनेंस हाई होएगी, इन्वेस्टमेंट हाई होएगी, जीडीपी ग्रोथ लो होएगा, सीधी सी बात है। अब देखो इसके बाद हाई मेंटेनेंस एंड लो इन्वेस्टमेंट फॉर जीडीपी ग्रोथ इज अनदर पैरामीटर ऑफ बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस तो भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जीडीपी कम है, प्रोडक्शन है नहीं, खाने के लिए लोगों के पास है नहीं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पढ़ाई लिखाई है नहीं, कुछ एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होती है ये, समझ आया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।
हमारी इकोनॉमी के अंदर में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, मतलब कितनी उम्र थी पहले लोगों की देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन वाज एज लो, 32 ईयर मानी जाती थी, 32 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। मतलब बीमारियाँ हो जाती, कोई इलाज नहीं है। अब उनको पता ही नहीं होता था बीमारियों का इलाज क्या। आज तो बहुत डेवलप हो चुका एरिया, अपना देश जो बहुत डेवलप हो चुका। आज 69 है। 69 होने का कारण है क्योंकि हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है, हर चीज़ अवेलेबल है आज की डेट में, ठीक है। मतलब मरने थोड़ी देते हैं जल्दी से जल्दी, हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अवेलेबल है, फ्री में भी इलाज हो जाते हैं कई जगहों पे, तो बात ही है। अब गरीब आदमी फ्री में भी इलाज करवा सकता है। आयुष्मान कार्ड नाम की एक चीज़ है, वो कार्ड बनवा लो, फ्री में इलाज चलता है। 5 लाख तक का इंश्योरेंस दे रही है आज गवर्नमेंट बंदे को, है ना। बात ये है। लिटरेसी रेट क्या था, पढ़े लिखे लोग कितने थे, देखो लिटरेसी रेट क्या था। लिटरेसी रेट रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट, उसको मानते थे जो पढ़ा और लिख सकता है, पढ़ा लिखा उसको बोल देते हैं। वॉज लेस देन 16%, 16% से भी कम लोग पढ़े लिखे थे। मतलब 84% लोग अनपढ़ गवार थे, नील बिल्कुल, जिनको कुछ पता ही नहीं है। और 16% में भी वो थे जो बस जिनको पढ़ना लिखना आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। नहीं हुई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सब लोग थे। 16% में भी ऐसे लोग थे जिनको बस पढ़ना लिखना आता है। देखो रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। देखो फीमेल लिटरेसी रेट वाज 7%, फीमेल लिटरेसी रेट कितना सिर्फ 7% था, देखा जा रहा था, ठीक है। अच्छा देखो दिस इंडिकेट्स जेंडर बायसनेस इन द सोसाइटी। जेंडर बायसनेस थी कि भाई लड़की है तो लड़की क्या करके पढ़ के करेगी, है ना, इसको क्या इसका घर का ही काम करना है। इंडिया की थिंकिंग थी ये पहले, ठीक है। इंडिया की गाँवों की थिंकिंग थी कि लड़की है तो क्या करना है इसको पढ़ के, क्या करना है पढ़वा के, अपना घर का काम कर लेगी बहुत है, ऐसा होता था। थिंकिंग लेवल धीरे धीरे डेवलप हुआ। आज भी कई गाँवों में ऐसा ही कहते हैं, आज भी बैकवर्डनेस है हमारे देश में। ये बैकवर्डनेस का ही नतीजा है, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, ऑक्यूपेशन मतलब क्या काम करते थे लोग हमारे देश में। प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए थे, सेकेंडरी में कितने लगे हुए थे, टर्शियरी सेक्टर में कितने लगे हुए थे। देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल लेबरर आ जाती है, फॉरेस्ट्री, फिशरिंग्स, एनिमल हस्बेंड्री, जीव जंतुओं का पालन पोषण। इसके बाद में देखो प्लांटेशंस वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती है ये। देखो एग्रीकल्चर में 50 मतलब प्राइमरी सेक्टर में 72.7% लोग लगे हुए थे, कमाल की बात है। और एग्रीकल्चर में सिर्फ एग्रीकल्चर में 50% लोग, एग्रीकल्चरल लेबर 19.7% थी। और फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में 2.4 लोग। माइनिंग, खदानी नहीं होती, कोयले के खदानें वगैरह होती है और सारी चीज़ें होती है, उसमें कितने लोग लगे हुए थे, 0.6% लोग लगे हुए थे। सेकेंडरी सेक्टर देखो, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने लोग थे, देखो स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज 9% लोग थे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में 1.1% लोग थे। टर्शरी सेक्टर देखो, ट्रेड एंड कॉमर्स में 5.2% लोग थे। ट्रांसपोर्टेशन जैसे ये ट्रक वगैरह और सब चीज़ें, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन के अंदर में 1.4, अदर सर्विसेज में 10.6 थे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर में क्या है, अपने को बताया हुआ है, ये पॉइंट सारे के सारे ऑब्जर्वेशन ही है जो इस टेबल से उठाई गई है। अब तुमको ये टेबल बना के दे देंगे, ऑब्जर्व करो इसको और बताओ क्या चेंजेस हुए हैं हमारे देश के अंदर में। ऑब्जर्व करके बताओ कि क्या हुआ है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंड करो अच्छे से, 4 नंबर में क्वेश्चन दे दिया मान लो, तो ऐसी टेबल आएगी कुछ, ठीक है करके। अभी देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऐसे ऑब्जर्वेशन लिखी जाती है, नहीं एक लाइन लिख दिया एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा था ये कम था, ऐसे लिखनी पड़ेगी ऑब्जर्वेशन। देख लो, देखो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 72% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर विद एग्रीकल्चर एज इट, देखो प्रिंसिपल कंपोनेंट। देखो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर इज मच लेसर इन एडवांस कंट्री। भाई लेसर होती है एडवांस कंट्रीज में। यूएसए में सिर्फ 2% लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, 2% लोग, सिर्फ 2%। हमारे देश में 72.7% लोग, ठीक है। जापान के अंदर में सिर्फ 12% लोग, हमारे देश में 72.7। ये बैकवर्डनेस की तो निशानी है, सही है। अभी देखो एंड इन जर्मनी 4% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकंड पॉइंट,
इंडस्ट्री एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था इंडस्ट्रीज हमारे देश में। देखो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया वाज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेक्टर। देखो और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में देखो ये ज़्यादा होता है, 32% यूएसए में था, 42% जो है इंग्लैंड में था, 39% जो है जापान में था, ठीक है। हमारे देश में सिर्फ 9% इंडस्ट्री सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और देखो इनसिग्निफिकेंस ट्रेडिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, भाई एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की ओर जा ही नहीं रहे थे लोग, ज़्यादातर ट्रांजिशन हो ही नहीं रही थी, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की ओर शिफ्ट ही नहीं हो रहे थे लोग। 72.7% लोग तो वहीं पे टिके हुए हैं, वहाँ से निकलेंगे तभी तो आगे जाएंगे, बात ही है, वहाँ से निकल ही नहीं रहे थे, बात ही है। अभी देखो ट्रांजिशन ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री मार्क द इकोनॉमिक टेक ऑफ, but in case of Indian economy it was by the large absence। देखो there were some green shot in the part of the Madras presidency comparing areas of President Day Tamil Nadu, Andhra Pradesh, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे एंड बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल नहीं है जो, उसके अंदर में वहाँ पे भाई देखो इंडस्ट्रीज भी तो थी, इंडस्ट्रीज वगैरह देखी गई, टेक्सटाइल का और भी काम थे बहुत सारे। अभी दिस एरियाज विटनेस एज इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर वहाँ पे ज़्यादा बढ़े, है ना, अलोंग विद डिक्लाइन इन डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं रहे उस टाइम भी, ठीक है। और इसके बाद में आगे चलो, बट एट द सेम टाइम उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब रिकॉर्ड्स एन इंक्रीज इन वर्कफोर्स एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा भी लिखते हैं यहाँ पे, हरियाणा भी होना चाहिए था, हरियाणा में, है ना, तो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे हरियाणा के लोग, राजस्थान के, पंजाब के लोग एग्रीकल्चर में एंगेज्ड थे सारे के सारे, ठीक है। ऑन द होल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ऐसे लिखनी पड़ेगी ऑब्जर्वेशन, तब नंबर मिलेंगे ये 4। समझ आई नहीं आई? ऑब्जर्वेशन आ जाए इस तरह से टेबल बना के दे दे तो ऑब्जर्वेशन जो है हमको ऐसे देनी पड़ेगी, ये प्रॉपर बना के इस तरह की ऑब्जर्वेशन बढ़िया क्लियर, ठीक है, तब यहाँ पे जाके 4 नंबर मानो कि 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट, देखो इकोनॉमिक चेंज लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं देश का? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग फैसिलिटी, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, है ना, हॉस्पिटल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का, है ना। देखो पावर सप्लाई है और ये सारी चीज़ें। देखो सोशल देखो चेंज लाइक ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज़, है ना, विच सर्व्स एज फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। रेलवे सेक्टर आया था हमारे देश में, लेकिन अंग्रेजों के फ़ायदे के लिए आया था, उनको माल ढोने के लिए आया था, उनके देश से हमारे पास फिनिश गुड्स आ सके और हमारे देश से माल निकल के जा सके, माल यहाँ से निकालने के लिए आया था, रेलवे सेक्टर आया था, अंग्रेजी लेके आए थे नो डाउट, ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपना फ़ायदा देखा यहाँ पे रेलवे सेक्टर को लाने में। अच्छा, पोर्ट डेवलप किए गए, बंदरगाहें जिसको बोलते हैं, जहाँ पे जहाज का जो नहीं होता देखा होगा, वहाँ से माल उतरता है चढ़ता है, पोर्ट डेवलप किए गए, वो भी अपने फ़ायदे के लिए। वहाँ पे गोदाम बनाए गए, वहाँ पे गोडाउन्स बनाए गए ताकि उनका माल स्टोर हो सके वहाँ पे, है ना, हमारे देश का रॉ मटेरियल स्टोर होके वहाँ से सीधा शिप पे लोड होके जा सके। बड़े बड़े गोडाउन्स बनाए गए, बताओ, पोर्ट पे डेवलप किए गए, आज भी हैं जो अंग्रेजों ने डेवलप किए हैं। मुंबई साइड में जाके देखोगे, है ना, मुंबई थाने में जाके देखना, इतना बड़ा पोर्ट है, ठीक है, मतलब देखोगे तो देखते ही रह जाओगे यार, इतनी बड़ी चीज़ भी है ना। मतलब कहने का क्या है, ये डेवलप अंग्रेजों ने किए थे और आज भी वही है, आज भी वही, ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ है, वो आज भी वहीं पे है वो चीज़ें सारी की सारी, देखना जाके प्रैक्टिकल पता चलेगा। अभी देखो पोर्ट्स, देखो पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस करवाई, कम्युनिकेशन का साधन, वर डेवलप्ड टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। देखो डाउटलेस इट सर्व्स द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए देखो पोस्ट टेलीग्राफ वगैरह सर्विस चलाई गई, ठीक है। रोड्स वगैरह भी डेवलप की गई। रोड क्यों डेवलप की गई पता है? देखो पता क्या, ट्रांसपोर्ट में आसानी हो जाएगी ना, बाय रोड आ सकता है माल। भाई मान लो कोई सिटी, कोई स्टेट किसी चीज़ के लिए फेमस है, उस स्टेट से माल आ सकता है आसानी से,
बाय रोड आ सकता है, बात ये है। रोड होगी तो आ सकता है ना, पहले कच्ची रोड थी हमारे देश में, हमको पता ही नहीं था रोडें होती क्या है, हमको पता ही नहीं था कोई चीज़ होती क्या है, हमको ये नहीं पता था वेस्टर्न कल्चर होता क्या है, ड्रेसों का नहीं पता था हमको, पैंट शर्टों का थोड़ी पता था। अब हम वेस्टर्न कल्चर ही अपना रहे हैं, पैंट शर्ट पहने हुए हमारा ये पहना हुआ थोड़ी है, ठीक है, हम वेस्टर्न कल्चर में आ चुके हैं पूरी तरीके से, समझ आई। हिंदी बोलने वाले हमको बेवकूफ़ लगते हैं, समझ आई, हम वेस्टर्न कल्चर का ही पार्ट बन चुके हैं, बात ये है। अभी देखो वाज देयर एज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, देखो रेलवे सेक्टर ये लेके आए। चलो पता क्या होता है, इंसान है ना तुम्हारा सब कुछ लूट ले, दो चार ज्ञान की बातें दे जाए ना, वो बहुत बढ़िया चीज़ होती है, ठीक है, समझ आई नहीं आई। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिसिप्लिन सिखाया अपने को, मैं वैसे बता देता हूँ। रेलवे सेक्टर इन्होंने दिया, रोड इन्होंने बताया क्या होती है हमको, है ना, रोड्स वगैरह डेवलप करके दिए, पोर्ट वगैरह हमको बताया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना किसको कहते हैं हमको इन्होंने ये समझाया, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है समझाया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनाया जाता है हमको सिखाया इन्होंने, ये सारी चीज़ें हमको सिखाई गई। कॉमर्शियल आउटलुक देना सिखाया, बोले भाई मार्केट में बेच भी सकते हैं हम ऐसे। करेंसी को ये लेके आए, करेंसी भी इन्होंने ये लेके आए थे सबसे पहले, हमारे देश में बार्टर सिस्टम चलता था, ये बेनिफिट्स हुए हमारे, ठीक है, वही लिख रखे हैं, 5-6 लिख रखे हैं, मैंने ज़्यादा ही बता दिए होंगे शायद। इम्पैक्ट ऑफ रेलवे क्या पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा रेलवे का, रेलवे का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा भाई हमारा जो किसान है ना वो माल, पता क्या है, बाउंडेशन नहीं रही, हमारा दूसरे स्टेट में भी माल बिक सकता है, बात ये है। रेलवे सेक्टर से ये बेनिफिट हुआ, किसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी माल बेच सकता है, लोकल मार्केट में ही नहीं रहना पड़ेगा उसको, बात ये है। रेलवे सेक्टर से क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल गई, बात ये है। और रेलवे सेक्टर से क्या हुआ, सारी चीज़ें पास नजर आने लगी भाई, रेलवे में सीधी सी बात है, एक तो पहले बैलगाड़ी में जा रहे हैं हम, सारी चीज़ में जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं क्या चीज़ है। अब रेलवे सेक्टर डेवलप होने से क्या है, बहुत सारी चीज़ें पास होगी, है ना, मार्केट जो है आपको मार्केट एरिया बड़ा मिल गया, अरे ये सब फायदे हैं और क्या है। और रेलवे सेक्टर के नुकसान क्या हुए, हमारा सारा रॉ मटेरियल रेलवे से ही तो गया है, रेलवे सेक्टर से ये नुकसान हुए, सारा रॉ मटेरियल रेलवे से गया है, उनका फिनिश गुड्स हमारे देश में आया है, हमारी मार्केट सारी खत्म होगी रेलवे सेक्टर के होने के कारण। रेलवे ना होती तो हमारा फायदा ही होता कुछ ना कुछ, ठीक है, देखा जाए तो। नेगेटिव पॉइंट ये थे, चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर देखो,